मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए हमारा टॉपिक चल रहा था सहसंयोजक यौगिकों में आयनिक गुण। सहसंयोजक यौगिकों में आयनिक गुण ये कैसे प्रदर्शित होता है। कोई भी सहसंयोजक यौगिक जब विपरीत विद्युतीय परमाणुओं से बंधित होता है तो उसमें आयनिक गुण के लक्षण आ जाते हैं। जैसे HCl है, ठीक है। HCl में ये सहसंयोजक बंध है। सहसंयोजक बंध में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ रहते हैं? अधिक विद्युतीय परमाणु की तरफ अग्रसर रहते हैं। और अधिक विद्युतीय परमाणु की तरफ जब अग्रसर रहते हैं तो उस स्थिति में जो हाइड्रोजन परमाणु है और क्लोरीन परमाणु है इस पर तो आंशिक धनावेश के लक्षण आ जाते हैं। किसके लक्षण आ जाते हैं? आंशिक धनावेश के। और क्लोरीन परमाणु पर आंशिक ऋणावेश के लक्षण आ जाते हैं। आंशिक ऋणावेश के लक्षण आ जाते हैं। तो आंशिक धनावेश और आंशिक ऋणावेश के कारण क्या उत्पन्न हो जाती है? ध्रुवीयता। क्या उत्पन्न हो जाती है भाई? ध्रुवीयता। यानी कि कोई भी सहसंयोजक बंध से बंधित अगर विपरीत विद्युतीय परमाणु युक्त यौगिक है तो उसमें सहसंयोजक जो बंध के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अधिक विद्युतीय परमाणु की तरफ क्या होते हैं? अग्रसर होते हैं। जिससे जो अधिक विद्युतीय परमाणु होता है उस पर तो आंशिक ऋणावेश के लक्षण आ जाते हैं और जो कम विद्युतीय परमाणु होता है उस पर आंशिक धनावेश के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। इसका निर्धारण हम द्विध्रुव आघूर्ण से करते हैं। किससे करते हैं? द्विध्रुव आघूर्ण से करते हैं। द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? किसी भी अणु या यौगिक की ध्रुवीयता को द्विध्रुव आघूर्ण द्वारा मापा जाता है और द्विध्रुव आघूर्ण को प्रदर्शित किया जाता है ग्रीक भाषा के म्यू शब्द से। म्यू शब्द से। और ग्रीक भाषा का जो म्यू शब्द होता है वो होता है जो आवेश होते हैं उनका तो कुल आवेश जो होता है वो Q और उनके धनात्मक और ऋणात्मक जो विपरीत विद्युतीय परमाणु होते हैं उनके बीच की दूरी का गुणनफल होता है। यानी कि म्यू बराबर होता है Q इंटू डी, जिसको क्या कहते हैं? द्विध्रुव आघूर्ण। एक बार मैं पुनः रिपीट कर देता हूँ। जब कोई यौगिक जो विपरीत विद्युतीय परमाणु से बंधित होता है उसमें जो सहसंयोजक बंध के इलेक्ट्रॉन है वो अधिक विद्युतीय परमाणु की तरफ अग्रसर रहते हैं जिससे उस पर तो आंशिक ऋणावेश आ जाता है और कम विद्युतीय परमाणु पर आंशिक धनावेश आ जाता है जिससे ध्रुवीयता के लक्षण आ जाते हैं। उस ध्रुवीयता को हम द्विध्रुव आघूर्ण द्वारा मापते हैं। द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? द्विध्रुव आघूर्ण होता है जब विपरीत विद्युतीय परमाणु के बीच में जो ध्रुवीयता है उन पर जो आवेश है Q और उनके विद्युत धनात्मक और ऋणात्मक जो आयन है उनके बीच की दूरी का गुणनफल होता है। उसको क्या कहते हैं? द्विध्रुव आघूर्ण। इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं जो एक ग्रीक भाषा का शब्द होता है। इसकी जो इकाई होती है देखो Q का आवेश क्या है? कूलाम। इकाई क्या है? Q की कूलाम। और D की क्या होगी? मीटर होगी या सेंटीमीटर होगी। इसको कूलाम इंटू मीटर को कहा जाता है डिबाई। एक डिबाई। और एक डिबाई बराबर होता है 10 की पावर -18 ESU, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट कहा जाता है। द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है? सदिश राशि होती है। द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि होती है और इसको एक तीर की सहायता से प्रदर्शित किया जाता है। यानी कि सहसंयोजक यौगिकों में आयनिक गुण किस प्रकार प्रदर्शित होते हैं? किसी भी जो यौगिक होता है अगर उसमें विपरीत विद्युतीय परमाणु उपस्थित है तो सहसंयोजक बंध के इलेक्ट्रॉन किधर जाते हैं? अधिक विद्युतीय परमाणु की तरफ जाते हैं जिससे उस पर तो आंशिक ऋणावेश की स्थिति होती है और हाइड्रोजन परमाणु पर आंशिक धनावेश की स्थिति उत्पन्न होती है जिससे ध्रुवीयता के लक्षण आते हैं। इस ध्रुवीयता का निर्धारण किससे किया जाता है? द्विध्रुव आघूर्ण से। द्विध्रुव आघूर्ण होता क्या है? जो ध्रुवीयता में उपस्थित आवेश है यानी कि जो धनात्मक और ऋणात्मक आवेश होता है कुल आवेश Q और धनात्मक ऋणात्मक आयनों के बीच की दूरी का गुणनफल द्विध्रुव आघूर्ण होता है। इसे ग्रीक भाषा के म्यू शब्द से प्रदर्शित किया जाता है। इसकी इकाई कूलाम इंटू मीटर होती है। Q का अर्थ हो गया कूलाम, D मीटर में होगी या सेंटीमीटर में होगी। कूलाम इंटू मीटर होता है डिबाई और एक डिबाई बराबर होता है 10 की पावर -18 ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट यानी कि विद्युत स्थिति इकाई।
वैद्युत स्थिति की इकाई, और ये एक सदिश राशि होती है, इसको तीर की सहायता से प्रदर्शित किया जाता है। अब द्विध्रुव आघूर्ण की सहायता से किसी भी अणु या यौगिक के अणु की आकृति या ज्यामिति या बहुपरमाणु अणुओं के अलग अलग बंधों का निर्धारण किया जाता है, जो द्विध्रुव आघूर्ण के सदिश योग के बराबर होता है। अब मैं इसको एक एग्जांपल से समझाता हूं आपको। देखो, माना कोई यौगिक है, माना कोई यौगिक है और उस यौगिक में जो दो विद्युत ऋणी परमाणु है वो एक ही दिशा में है। किस दिशा में है? एक ही दिशा में है। माना ये एक यौगिक है और उसमें दो विद्युत ऋणी परमाणु एक ही दिशा में है, यानी ये बिंदु A है और ये बिंदु हो गया B और ये बिंदु C, और इनके बीच का जो परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण है वो म्यू r है, और इनके बीच का कोण है थीटा। कितना है? थीटा। माना कोई एक ऐसा यौगिक है जिसमें दो विपरीत विद्युत ऋणी परमाणु जो है वो एक ही दिशा में है, यानी B भी इसी दिशा में है और C भी इसी दिशा में है। तो उस स्थिति में जो परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण होगा, उस अणु या यौगिक का जो परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण होगा वो इसी दिशा में प्राप्त होगा, एक ही दिशा में प्राप्त होगा। तो उसके बीच का कोण कितना है? थीटा। तो एक नियम लगता है जिसका नाम होता है समांतर चतुर्भुज योग नियम, सदिश योग नियम, सदिश योग नियम। ये फॉर्मूला होता है, यानी कि इसको लिखते हैं म्यू आर बराबर रूट म्यू वन का स्क्वायर प्लस म्यू टू का स्क्वायर। ये मान ले म्यू वन और ये मान ले म्यू टू, ठीक है, प्लस 2 म्यू वन म्यू टू कोस थीटा, और थीटा बराबर कितना डिग्री हो? 0 डिग्री, यानी कि इनके एक ही दिशा में दोनों परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण लग रहे हैं, यानी दोनों जो विद्युत ऋणी परमाणु वो एक दिशा में, उनके बीच का कोण कितना है? थीटा। थीटा मान लेते हैं कितना? 0 कितना डिग्री? 0 डिग्री। और कोस 0 का मान जो होता है, कोस 0 का मान जो होता है वो कितना होता है भाई? कोस 0 डिग्री का मान होता है 1। तो ये मान हो जाएगा म्यू आर बराबर रूट म्यू वन का स्क्वायर प्लस म्यू टू का स्क्वायर प्लस 2 म्यू वन म्यू टू, ठीक है। अब इसको हम a प्लस बी के होल स्क्वायर इस प्रकार लिख सकते हैं, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ म्यू आर बराबर रूट म्यू वन प्लस म्यू टू का होल स्क्वायर, ठीक है, म्यू वन प्लस म्यू टू का होल स्क्वायर। अब इसको आगे जब हम खोलें, मैंने आपको क्या समझाया कि कोई भी ऐसा अणु या यौगिक है जिसमें जो जुड़ने वाले विद्युत ऋणी परमाणु हैं वो एक ही दिशा में है, जैसे B भी इसी दिशा में है और C भी इसी दिशा में, तो उसका परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण भी कहाँ लगेगा? एक ही दिशा में लगेगा। उनके बीच का कोण कितना है? थीटा है। कितना है? थीटा। और थीटा को कितना मान लिया? 0 डिग्री। तो कोस 0 का मान कितना होता है? 1। तो समांतर चतुर्भुज सदिश योग का नियम लगता है म्यू आर का मतलब होता है परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण। क्या होता है? परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण। परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है वो होगा म्यू वन का स्क्वायर प्लस म्यू टू का स्क्वायर प्लस 2 म्यू वन कोस थीटा। थीटा कितना है? 0 डिग्री। तो कोस 0 का मान कितना हो गया? 1 हो गया। तो म्यू आर बराबर हो गया म्यू वन का स्क्वायर प्लस म्यू टू का स्क्वायर प्लस 2 म्यू टू, यानी कोस 0 का मान कितना रख दिया? 1। अब इसको हम a प्लस बी का होल स्क्वायर से बंद करके लिख सकते हैं। तो रूट का मतलब कितना होता है? देखो, रूट का मतलब होता है 1/2। तो म्यू आर बराबर हो जाएगा म्यू वन प्लस म्यू टू का होल स्क्वायर, और रूट का मतलब कितना? 1/2। 2 से 2 क्या हो गया? कैंसिल। यानी कि जो परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण आएगा वो क्या होगा? म्यू वन प्लस म्यू टू, यानी अधिकतम होगा। जो परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण होगा वो अधिकतम होगा। कहने का अर्थ ये हुआ, दोबारा से मेरी बात ध्यान से सुनना, आराम से समझ में आएगी। यदि कोई सह संयोजक बंध युक्त विपरीत विद्युत ऋणी परमाणु युक्त कोई यौगिक है, तो जो सह संयोजक बंध के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अधिक विद्युत ऋणी परमाणु की तरफ अग्रसर होते हैं, जिससे अधिक विद्युत ऋणी परमाणु जो होता है उस पर तो आंशिक ऋणावेश आता है, और कम विद्युत ऋणी परमाणु जो होता है उस पर आंशिक धनावेश आता है। दोनों के बीच में ध्रुवीयता के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। किसके लक्षण हो जाते हैं? ध्रुवीयता के, जिसका निर्धारण द्विध्रुव आघूर्ण से किया जाता है। द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है
द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है उसको ग्रीक भाषा के म्यू शब्द से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? म्यू शब्द से। और द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है वो ध्रुवीय जो परमाणु या अणु है उनका कुल आवेश Q और उनके बीच के दूरी के गुणनफल D का योग होता है, यानी कि म्यू बराबर होता है Q इंटू डी। Q क्या होता है? कूलाम। D क्या होता है? मीटर या सेंटीमीटर। कूलाम इंटू मीटर होता है डिबाई, और एक डिबाई बराबर होता है 10 की पावर -18 ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होता है। अब मैंने आपको बताया कि यदि कोई ऐसा अणु या यौगिक है जिसमें जुड़ने वाले विद्युत परमाणु एक ही दिशा में है, जैसे मान लीजिए ये बिंदु A है, इससे जुड़ने वाले विद्युत परमाणु जो है B और C वो एक ही दिशा में जुड़े हुए हैं, तो उनका परिणामी जो द्विध्रुव आघूर्ण आएगा म्यू R, ठीक है, वो इसी दिशा में आएगा। और म्यू आर को हम एक नियम लगाते हैं समांतर चतुर्भुज सदिश योग का नियम, जिसका मान होता है म्यू 1 स्क्वायर प्लस म्यू 2 स्क्वायर प्लस 2 म्यू 1 कोस थीटा। ये थीटा मान लिया कितना डिग्री हो गया? 0 डिग्री मान लिया। तो कोस 0 का मान कितना होता है? 1 होता है। तो उस स्थिति में देखो म्यू 1 प्लस म्यू 2 प्लस 2 म्यू 1 म्यू 2, इसको मैंने खोल के लिखा। रूट का मान कितना होता है? 1/2। 2 से 2 क्या हो गया? कैंसिल। यानी कि जो परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण आया वो कितना आया? अधिकतम। कितना आया? अधिकतम। यानी कहने का अर्थ ये है कि जब भी कोई अणु या यौगिक ऐसा हो जिससे जुड़ने वाले विद्युत परमाणु एक ही दिशा में जुड़े हुए हों, किस दिशा में जुड़े हुए हों? एक ही दिशा में, तो उसका जो परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण होगा या उसकी ध्रुवीयता होगी वो अधिकतम पाई जाएगी, ठीक है। और अगर विपरीत दिशा में जुड़े हुए हों, जैसे विपरीत दिशा में जुड़े हुए हो, तो उनका जो परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण होगा वो ऋणात्मक होगा, कम होगा। यानी एक दिशा में इससे तात्पर्य ये निकल कर आता है कि यदि किसी अणु या यौगिक में उपस्थित जो विद्युत परमाणु हैं, यदि वो दोनों एक ही दिशा में जुड़े हुए हों, तो उनका परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण का मान अधिकतम प्राप्त होगा। यानी कि म्यू आर जो होगा वो म्यू 1 प्लस म्यू 2 होगा। अगर विपरीत दिशा में जुड़े हों तो उसमें विपरीत होगा। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल CO2 है, CO2, ठीक है। CO2 में क्या होता है? केंद्रीय परमाणु कार्बन से ऑक्सीजन जो विद्युत परमाणु है, ये विद्युत परमाणु में एक दूसरे के कहाँ है? विपरीत। इसका द्विध्रुव आघूर्ण यहाँ प्राप्त होगा और इसका द्विध्रुव आघूर्ण इधर प्राप्त होगा। यानी कि रेखीय स्थिति में, तो रेखीय स्थिति में बॉन्ड कितना होगा? थीटा बराबर 180 डिग्री, और कोस 180 का मान, कोस 180 डिग्री का मान कितना होता है? -1। तो उस स्थिति में परिणामी जो द्विध्रुव आघूर्ण होगा वो कितना होगा? म्यू 1 माइनस म्यू 2 होगा। कितना होगा भाई? म्यू 1 माइनस म्यू 2 होगा। यानी कि जो कार्बन केंद्रीय परमाणु है उससे जुड़ने वाले जो विद्युत परमाणु है वो एक दूसरे के विपरीत स्थिति में हैं। तो विपरीत स्थिति में होंगे तो उस स्थिति में क्या होगा? एक रेखीय स्थिति होगी, और रेखीय स्थिति में थीटा कितना होगा? 180 डिग्री होगा। और 180 कोस 180 डिग्री का मान कितना होता है? -1 होता है। उस स्थिति में जो परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण होगा वो क्या होगा? म्यू 1 माइनस म्यू 2 होगा, यानी न्यूनतम प्राप्त होगा। और यदि एक ही दिशा में कोई जुड़े हुए हों, एक ही दिशा में जुड़े हुए हों, तो परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण का मान अधिकतम प्राप्त होता है, ठीक है। तो एक बार मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं, ध्यान से सुनना। यदि कोई सहसंयोजक यौगिक है और उसमें कोई सहसंयोजक बंध युक्त विपरीत विद्युत परमाणु जुड़े हुए हैं, तो जो सहसंयोजक बंध के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अधिक विद्युत परमाणु की तरफ अग्रसर होते हैं। और अधिक विद्युत परमाणु की तरफ जब अग्रसर होंगे तो जो अधिक विद्युत परमाणु होगा उस पर तो आंशिक ऋणावेश आएगा, और कम विद्युत परमाणु होगा उस पर आंशिक धनावेश आएगा, ठीक है। अब उनके बीच में ध्रुवीयता आ जाएगी। उस ध्रुवीयता का निर्धारण द्विध्रुव आघूर्ण से करेंगे, यानी कि दो पोल हो जाएंगे, प्लस और माइनस। उन दो पोलों को द्विध्रुव आघूर्ण से, द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? उसको हम म्यू से तो प्रदर्शित करते हैं, जो ग्रीक भाषा का शब्द है, और वो होता है टोटल जो आवेश होगा, यानी कुल जो आवेश होगा Q प्लस और Q माइनस, वो Q आवेश के बराबर माना जाएगा। और उनके जो विद्युत परमाणु, जो विद्युत परमाणु जुड़े हुए हैं उनके बीच की दूरी का गुणनफल होगा, Q इंटू डी होगा। और Q इंटू डी क्या होगा? कूलाम इंटू सेंटीमीटर। और कूलाम इंटू सेंटीमीटर क्या होता है? डिबाई होता है। और एक डिबाई बराबर होता है 10 की पावर -18 ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में, यानी कि विद्युत स्थितिकी इकाई में 10 की पावर माइनस कितना होता है? 18। और द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि होती है जिसको एक छोटे तीर की सहायता से प्रदर्शित किया जाता है।
अब मैंने कहा कि भाई कोई एक ही दिशा में किसी अणु या यौगिक में दो विद्युत ऋणात्मक परमाणु एक ही दिशा में जुड़े हों तो उनका परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण समांतर चतुर्भुज योग नियम से एक ही दिशा में जुड़े होने पर अधिकतम प्राप्त होता है, क्योंकि थीटा का मान 0 डिग्री होता है वहां पर, और थीटा का मान जब 0 होता है तो कोस 0 का मान 1 होता है। और अगर अलग अलग विपरीत दिशा में जुड़े हों तो कोस थीटा कितना होगा 180 डिग्री। तो उस स्थिति में μ1 व μ2 का मान किस में आएगा, ऋणात्मक स्थिति में आएगा। ठीक है, तो आपको लगभग ये चीजें क्लियर हो गई होगी कि द्विध्रुव आघूर्ण क्या है और सहसंयोजक यौगिकों में आयनिक गुण कैसे प्रदर्शित किए जाते हैं, जो जिसका निर्धारण किससे होता है, द्विध्रुव आघूर्ण से होता है। आगे की चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।